क्या भारत को मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए? इजराइल कर रहा है, उसमें कुछ लॉस है क्या? देखिए, हम तो बहुत दिन पहले कहा था, जब वॉर स्टार्ट हुई, जब शुरू में मैंने बोला था, यहीं पे सब थे कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इसकी मध्यस्थता कर सकता है और भारत के पास कैपेबिलिटी है। सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना एक बार जगाओ और आप इस मध्यस्थता को कर सकते हो। और मैंने पहले दिन कहा था, देखिए भारत क्या मध्यस्थता कर सकता है? भारत पीस लविंग कंट्री है ना, भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत सिर्फ अपने स्टैंड पे खड़ा है कि भाई शांति होनी चाहिए, हम किसी के झगड़े में नहीं उलझते, हम अपने में भी किसी को नहीं चाहते। जैसे उन्होंने आज एक अमेरिकन उन्होंने बोला कि हम भारत में नहीं, हमने बोला था जब एलएसी पे आए पिछली बार जब हमारा झगड़ा हुआ कि आप हमारे, हम किसी को अपने बीच में नहीं बुलाते, ना आते, अपना फैसला खुद करते, अपना झगड़ा करते, लड़ाई करते और वार्तालाप भी खुद करते। 1972 में भी ऐसे ही हुआ था शिमला में। तो मेरा मानना यह है कि भारत क्यों कर सकता है, भारत पहल कर सकता है। सिर्फ यह है कि भाई यूक्रेन से भारत कितनी कंसेशन ले सकता है इस लड़ाई में, यूक्रेन कितनी कंसेशन देने को तैयार है इस टाइम पे। रशिया में मानता हूं भारत जितना दबाव डालेगा, रशिया कहीं ना कहीं उस दबाव में नहीं, रशिया को भारत के साथ रिलेशन चाहिए। और जैसे सब मानते हैं कि आज रशिया को इकोनॉमिकली भारत की जरूरत है और भारत सचमुच एक्चुअली इकोनॉमिकली उसकी उसमें आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। भारत एक मजबूत इकोनॉमी है, वो उसका क्लोज फ्रेंड है। चाइना के अलावा यही एक ओपन कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री जो अपने आप स्टैंड ले सकती है। अगर भारत को मध्यस्थता करनी है तो यूक्रेन क्या कंसेशन दे सकता है? क्या यूक्रेन और उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या थे? हम लोग कह रहे ना वो तो कीव आ गया, ये आ गया, वो कर रहा, नहीं। उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव स्टेट था, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था जो लुहांस्क डोनेट्स्क रीजन है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उनका स्टेट था कि क्रीमिया में जो इतने दिन से पानी वानी नहीं, उसको एक सेफ्टी और उसको एक डेप्थ देना। पूरी की पूरी लड़ाई डॉनबास रीजन की थी, ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था। उनका डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव था कि भाई वो कर दें, हम नाटो में नहीं जाएंगे। वो अगर आप इतिहास में जाते हो कौन सी ट्रीटी में क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन ने भी गलती की थी, कहीं ना कहीं मॉस्को ने भी गलती की। तस्वीरें दिखा रहे थे कि इसके शहर में किस तरह की बर्बादी हुई है। देखिए मेरी बात, रूस की स्ट्रैटेजी आपको सही लग रही है? नहीं, एक बार जरा मैं आंकड़े दिखा दूं, ये सारी की सारी तस्वीरें, ये सारी की तस्वीर। अरे कीव में आज के दिन पत्रकार ओपनली घूम रहे हैं, लोग होटल्स में रह रहे हैं। देखिए ये देखिए इरपिन हो, देखिए इरपिन, ये सेलेक्टेड तस्वीरें इरपिन से भारत के स्टूडेंट। देखिए सुमी और इरपिन से भारत के लोग आए ना, ये सेलेक्टेड तस्वीरें हैं। ये मेरे दोस्त हैं जो यूक्रेन में, मैं इनकी बात से भी सहमत हूं। डिस्ट्रक्शन हुई है, लड़ाई है तो डिस्ट्रक्शन होगी ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, डिस्ट्रक्शन हुई है और कोई डिस्ट्रक्शन की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोई लड़ाई की सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ग्राउंड पे हालात ये हैं कि ये लड़ाई कोई भी नहीं रोक पाया। और प्रेसिडेंट पुतिन ने 22 फरवरी को जो बोला था कि हम कैप्चर नहीं करेंगे, हम, हमारा एक मकसद है और उस मकसद के तौर पे लड़ाई चल रही है। ये मेरा मानना है। लोग कह रहे हैं वो लंबे देर के लिए उलझ गया, उसको रेजिस्टेंस तो के लिए क्या करें? जैसे यशवंत सिन्हा से मेरा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि आप फॉरेन मिनिस्टर को मॉस्को भेजिए। अभी तो लावरोव यहां पर आए हुए हैं, क्या होना? देखिए दोनों देशों की सहमति चाहिए ना। देखिए वो एक फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है, फिर इसको जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट पुतिन से खुद मिलते हैं, हाँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई मैसेज लेके जाते हैं, वहां से फिर वहां वापस क्यों आए? फिर वो बोले कि इतनी देर के लिए पीस, मैं जा रहा हूं, फायरिंग, कुछ तो मतलब किसी को तो इनिशिएटिव। देखिए वेस्ट लड़ाई लड़ा रहा है, नाटो लड़ाई लड़ा रहा है साहब, और उधर से कहीं ना कहीं चाइना भी उकसा रहा होगा। कोई तो इस दुनिया को पीस का रास्ता दिखाए। भारत का क्या जाता है? भारत एक, मैं कहता हूं आज तक यूएन में एक रेजोल्यूशन आया कि इसको लड़ाई बंद करो, डिनाउंस वॉर, डिनाउंस कॉज ऑफ वॉर। जो लड़ाई का मुद्दा था वो तो किसी ने डिनाउंस किया ही नहीं। तो आप तो सब लड़ाई लड़ा रहे हैं, सब कह रहे हैं मेरे से हथियार ले लो, मेरे से ये ले लो। ये पहली बार हुआ है कि दुनिया एक हमारी भूमि पे एक आके कहता है कि मेरा साथ दो, नहीं हम कल आप जब एलएसी पे होगा हम। ऐसी डिप्लोमेसी कभी देखी थी? ऐसी लीडरशिप कभी देखी थी ग्लोबल? मैं ये कहता हूं भैया, सिंह ने कहा है भैया कि अगर 1919 में क्या किया, है तो 1971 में क्या किया आपने, अमेरिका ने क्या किया, किसने क्या किया हमारी मदद? हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैं पहले दिन से कहता हूं अगर चाइना को रोकना है तो हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, काबिल होना पड़ेगा, अपने बलबूते पैसे से हथियार खरीदने पड़ेंगे। लेकिन ये सोचते हो अमेरिका लड़ेगा आपकी लड़ाई? हमारी लड़ाई, और हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं। जो हमें क्या लेना इंडो पैसिफिक से? कोई मैं पूछूं अपने सारे डिप्लोमेट से, हमें तो भैया एलसी से लेना है, उसको वापस करो। हमें मैकमोन लाइन से लेना है, हमें अपने एरिया से लेना, पहले उसका मुद्दा साफ करो, वरना हमारे हम
काफी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हर जगह प्रिपेयर ठीक है। लड़ाई और युद्ध का मतलब बर्बादी। बर्बादी में क्या होता है, जनरल भाटिया के पास जाने से पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है रूस का इतना नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन में जो बर्बादी है वो भी साफ दिखाई दे रही है। 37 दिन बाद यूक्रेन किस तरह से बर्बाद हुआ है। रूस ने लगभग 1370 मिसाइलें दाग दी हैं और भारी तबाही अलग अलग जगहों पर यूक्रेन में अलग अलग शहरों में किया है। 15 हवाई अड्डे उनके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। सोचिए कितने बरस लगेंगे। 148 बच्चों की मौत हो गई है। सब कुछ सामान्य करने में कितने बरस लगेंगे। 40 लाख लोग, अब जो आंकड़ा आ रहा है, कुल 40 लाख लोगों ने पलायन किया है यूक्रेन से। उन परिवारों की सोचिए। वहीं यूक्रेन का अब दावा है कि उन्होंने 17,500 जो रूसी सैनिक हैं उनको मार गिराया है, ये उनका दावा है। बख्तरबंद गाड़ियां 1,735 उन्होंने तबाह की है, ये उनका दावा है। टैंक 614 रूस के उन्होंने बर्बाद किए हैं, ये यूक्रेन की तरफ से दावा है कि 311 तोपें भी उनकी, और कई जगह तस्वीरें भी हैं, वीडियोस हैं। रूसी जो वहां पर हथियार पहुंचे हैं, तोप है, उन सबको नुकसान हुआ है। लड़ाकू विमान वो कह रहे हैं 135 हमने मार गिराए हैं। तो यूक्रेन का दावा है, लेकिन युद्ध और युद्ध की मतलब बर्बादी होता है। 90% बर्बाद हो चुका है मारिउपोल। गैस पाइपलाइन पर मिसाइल हमले की वजह से एक बड़े हिस्से में धू धू कर आग लगी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खंडहर में जैसे सन्नाटा छाया हुआ है इन शहरों में। यही नहीं, मारिउपोल ही नहीं, अलग अलग जगहों पर खारकीव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त गोलाबारी यहां पर भी रूसी फौजी अभी कर रहे हैं। ये रूस के फौजी हैं जो यहां पर अब आप कादिरोव की तस्वीरें देख रहे हैं। सन्नाटा, इन सब के बीच आप समझ सकते हैं क्या हालत बनी हुई है, किस तरह का नुकसान है। कीव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन कीव के आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी का सबब लगातार बना हुआ है।